मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य तृतीय खंड के छात्रों को चंपू काव्य क्या है, चंपू किसे कहते हैं और कौन कौन से प्रधान चंपू काव्य हैं, इस संदर्भ में मैं छात्रों को चंपू से परिचय कराना चाहता हूँ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियबुद्धिं मतं वरिष्ठं वातात्मज्ञं वानरदुर्मुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो यह मंगलवार है, इसलिए सर्वप्रथम हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। पुनः मैं चंपू काव्य की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ। व्हाट इज चंपू, चंपू क्या है? सर्वप्रथम हम यह देखें कि चंपू किसे कहते हैं, क्योंकि काव्यों को विभाजन दो भागों में किया गया है, दृश्य एवं शब्द। तो चंपू फिर कौन सा काव्य है, इस संदर्भ में आज कुछ चर्चाएं मैं करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस संदर्भ में हम यह देखते हैं कि चंपू जो काव्य है वह गद्य पद्य का सम्मिश्रण काव्य हैं, अर्थात इस चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों को रखा गया है। कुछ भाग गद्यों में लिखे जाते हैं तो कुछ उसका उत्तरार्ध पद्यों में पाया जाता है, या फिर उस काव्य के, उस चंपू काव्य के पूर्वार्ध पद्यों में होते हैं तो उत्तरार्ध गद्यों में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गद्य पद्यों का जो सम्मिश्रण है, संयोग है, उसे ही हम चंपू काव्य की संज्ञा मानते हैं, जानते हैं, या उसे चंपू काव्य कहते हैं। अर्थात चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों का सम्मिश्रण आवश्यक रूप से देखा जाता है। एक ही काव्य में, एक ही चंपू काव्य में गद्य भाग भी होते हैं और पद्य भाग भी होते हैं। तो गद्य पद्य का जो सम्मिश्रण होता है, मेल होता है, एक ही काव्य में जहाँ गद्य और पद्य दोनों को पाया जाता है, वैसे काव्यों को चंपू काव्य की संज्ञा दी जाती है। क्योंकि चंपू के संदर्भ में उसको जो परिभाषित किया गया है वो इस प्रकार है। गद्य पद्यमयी शांका सूक्ष्मवासम कवि गुम्फिता उक्ति प्रयुक्ति विस्कम्भ शून्या चंपूरुहाहित। अर्थात गद्य और पद्य का मिश्रण उच्छ्वासों से युक्त उक्ति प्रयुक्ति कथन प्राकथन को ही चंपू काव्य की संज्ञा दी गई है। यद्यपि काव्य श्रव्य काव्य की विद्याओं से परिगणित है, यह जो चंपू काव्य है वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत
ही आता है, पर इसका दृश्य काव्य या नाटक से घनिष्ठ संबंध है। इसे चंपू काव्य में श्रव्य काव्य भी देखा जाता है, परंतु इस चंपू काव्य का दृश्य काव्य से भी घनिष्ठ संबंध है, अनुनाशय संबंध है। अर्थात दृश्य काव्य के बिना इस चंपू काव्य का कोई स्थान नहीं है, इसलिए इसका घनिष्ठ संबंध है। चंपू के लक्षणों में शंका या अंक रहित होने का उल्लेख यह इंगित करता है कि इसके उद्गम में दृश्य या श्रव्य काव्यों का संगम हुआ है। इस चंपू काव्य में दृश्य और श्रव्य का संगम है। कुछ प्रदेशों में चंपू को प्रबंध काव्य की संज्ञा दी जाती है। जैसे केरल में इसे चंपू की संज्ञा नहीं है, इसे चंपू काव्य नहीं कहा जाता है। अर्थात केरल प्रदेश में इसे प्रबंध काव्य की संज्ञा, प्रबंध काव्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में अन्य प्रदेशों में चंपू के अतिरिक्त इसका अन्य भी नाम है, क्योंकि यह भिन्न भिन्न नामों से चंपू का जाना जाता है। क्योंकि इसमें उपाख्यान और आख्यान, उपाख्यान और आख्यान का सम्मिश्रण है। दृश्य काव्य एवं श्रव्य काव्य का संबंध चंपू काव्य से है। सर्वप्रथम देखते हैं कि इस चंपू काव्य का प्रयोग वैदिक काल से ही पद के साथ गद्य के रूप में भी इसका प्रयोग चला आ रहा है, क्योंकि वैदिक काव्य में भी वैदिक काल के अंतर्गत वैदिक काल के समय में भी इस चंपू काव्य का प्रयोग होता था। वेदों में इसके कई प्रमाण मिलते हैं। इसलिए चंपू का आरंभ, शुरुआत या उद्गम वैदिक काल से ही माना जा सकता है। चंपू काव्य की यह एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें निश्चित नहीं होता है कि पूर्व में गद्य हो या पश्चात में गद्य हो, पूर्व में पद हो या पश्चात में पद हो। किस गद्य या पद में कितनी पदों को या कितने गद्यों को उल्लेखित किया जाए, वर्णन किया जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि यह निर्धारण ही नहीं है कि गद्य या पद का इसमें कितना प्रयोग किया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह चंपू काव्य गद्य और पद्यों का मिश्रण है। दोनों के मिश्रण से ही इस चंपू का निर्माण होता है, और इस चंपू काव्य का आरंभ वैदिक काल से ही देखा जाता है कि वैदिक काल से ही चंपू काव्य का उद्गम आरंभ माना जाता है। क्योंकि कहा गया है कि गद्यानुबंध सम्मिश्रम पद सुक्ति विद्याम हि बाधम कल्या कलितेव गीति, अर्थात इसे गीति के रूप में भी इस चंपू काव्य को गाया जाता था। तो गीति काव्य का आरंभ चूँकि वैदिक काल से है, इसलिए इसे चंपू काव्य का आरंभ भी वैदिक काल से माना जा सकता है। तो आरंभ में हम लोगों ने यह देखा कि चंपू काव्य क्या है, चंपू काव्य किसे कहते हैं, इसका आरंभ कब से हुआ है। अब चंपू काव्य के जो कुछ चंपू ग्रंथ है उस संदर्भ में हम लोग चर्चा
करें चंपू क्या है। तो सर्वप्रथम हमारे संस्कृत वाङ्मय में सर्वप्रथम त्रिविक्रम भट्ट द्वारा नल चंपू का उल्लेख मिलता है। ये त्रिविक्रम भट्ट ने ही नल चंपू को शुरू में रचित किया है, क्योंकि नल चंपू संस्कृत साहित्य का प्रथम चंपू काव्य है। फिर भी यह काव्य पूर्ण नहीं है, यह भी अपूर्ण है। नैषधीय चरित्र की तरह यह भी अपूर्ण ही माना जाता है। इससे नलचंपू में हमारे त्रिविक्रम भट्ट का श्लेष अलंकार पर अच्छी पकड़ है। इससे नलचंपू में भट्ट जी ने श्लेष अलंकार का बड़े ही बाखूबी से वर्णन दर्शाया है। क्योंकि इस नल चंपू में नल देवों का संदेश लेकर दमयंती के पास जाते हैं, इसलिए इसे चंपू काव्य का नाम नल चंपू रखा कि दमयंती उनकी प्रेयसी है, नल उस पर आसक्त है, इसलिए देवताओं के आशीर्वाद स्वरूप अपने संदेश को दमयंती के पास पहुंचाते हैं। इसलिए इसे चंपू काव्य का नाम नल चंपू रखा गया है। त्रिविक्रम भट्ट ने श्लेष के द्वारा वाल्मीकि की कोमल कल्पना को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, इसे देखा जा सकता है। सदूषणा अपि निर्दोषा स्वरा अपि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायनम रम्या रामायणी कथा। त्रिविक्रम भट्ट ने अर्थात भट्ट ने यहाँ जो वाल्मीकि की प्रशंसा अपने श्लेष अलंकार के द्वारा की है, यह वाल्मीकि कृत रामायण कितना सहज, कितना कोमल, कितना हृदयग्राही है। इससे रामायण की कथा कितनी मनोहर है, इसकी प्रशंसा उन्होंने श्लेष अलंकार के द्वारा की है। तत्पश्चात जो चंपू काव्य में दूसरा चंपू काव्य है, वह है जीवनधर चंपू। जीवनधर चंपू हरिश्चंद्र की कृति है। हरिश्चंद्र ने इसे चंपू काव्य की रचना की है, जिसकी कथा उत्तर पुराण में वर्णित है। यह जीवनधर चंपू विशालकाय चंपू है, बहुत ही बड़ा है। इसमें बहुत सारे अलंकारों, छंदों इत्यादि का हरिश्चंद्र के द्वारा प्रयोग किया गया है, परंतु इसकी कथा बहुत ही लंबी है। ये चंपू काव्यों में सबसे विशालकाय चंपू काव्य है जीवनधर चंपू। तत्पश्चात यशस्वी तिलक चंपू का नाम संस्कृत चंपू काव्यों में आता है, जिसके प्रणेता सोमदेव है। अर्थात यशस्वी तिलक चंपू जो है सोमदेव द्वारा रचित चंपू काव्य है। जो
और ये केसरी तृतीय के आश्रित थे, अर्थात केसरी के आश्रित कवि सोमदेव ने इसे यशस्वी तिलक चंपू की रचना की है। एक राजा है जिसका नाम है जशोधर, उसकी पत्नी व्यभिचारिणी है। एक दिन राजा देखता है उसकी पत्नी एक सेवक के साथ सेवक के घर में जा रही है। इससे कुपित होकर राजा जशोधर ने जैन धर्म का अवलंबन कर लिया, अर्थात वह सन्यासी बन गए, राज कार्य से विरक्ति ले लिए और इन्हीं के सन्यास लेने की कथा इसे यशस्वी तिलक चंपू में वर्णित है, जिसमें एक व्यभिचारिणी पत्नी की वर्णन है एवं तत्पश्चात रामायण चंपू भी चंपू काव्यों में एक श्रेष्ठ चंपू काव्य है। रामायण चंपू राजा भोज के द्वारा रचित है। हम सभी जानते हैं कि संस्कृत वाङ्मय में राजा भोज का वही स्थान है जो महाकवि कालिदास का संस्कृत साहित्य में स्थान है, क्योंकि राजा भोज स्वयं राजा है, उनको राजकीय प्रसादीय श्रृंगारिक वस्तुओं का बहुत नज़दीकी से अध्ययन प्राप्त है, अनुभव प्राप्त है। उसी अनुभवों के आधार पर राजा भोज ने इस रामायण चंपू की रचना की है। यह रामायण चंपू भी कई उपश्वासों में रचित है और इसमें रामायण की घटना वस्तु का जिक्र वर्णन किया गया है। इस प्रकार आज के कक्षा में हम लोगों ने यह देखा कि चंपू काव्य क्या है, अर्थात गद्य पद्य जो मिश्रित भाषा है, गद्य पद्य मिश्रित जो रचना है या गद्य पद्य की जो संयोगात्मक रचना है, उसे ही हम चंपू काव्य कहते हैं। अब भाई चंपू काव्य का आरंभ काल हम लोगों ने यह भी देखा कि चंपू काव्य का आरंभ वैदिक काल से ही आता है। वैदिक काल में चंपू काव्यों का आरंभ हुआ था। उस समय भी कुछ काव्य ग्रंथ गद्य और पद्य में लिखे गए हैं। फिर लौकिक संस्कृत में, हमारे लौकिक संस्कृत साहित्य में जो चंपू काव्यों की रचना हुई, उसमें सर्वप्रथम नल चंपू ही चंपू काव्यों में प्रथम रचना है, जो कि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित है। नल चंपू के बाद जीवनधर चंपू की रचना की गई है। जीवनधर चंपू के तत्पश्चात यशस्वी तिलक चंपू की रचना हुई है एवं इस चंपू काव्य के पश्चात राजा भोज के द्वारा रामायण चंपू की रचना की गई है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे लौकिक संस्कृत साहित्य में चंपू काव्यों की एक बड़ी ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध है। आज भी चंपू काव्यों की रचनाएं हो रही है। अतः आज के ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम शास्त्रीय प्रतिष्ठा साहित्य के तृतीय खंड के छात्रों को चंपू काव्य से अवगत कराए कि चंपू क्या है, चंपू किसे कहते हैं, इसका आरंभ कब हुआ एवं चंपू काव्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख चंपू काव्य है।